हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 नेम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका के बारे में, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि आए दिन न्यूज़ में ही रहता है। क्लियर है? यहाँ पर बताया गया है कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया आउट ऑफ द नेशन डिस्कस करा। अब भी हम लोग आउट ऑफ द नेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं 1947 से पहले इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उसके रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो आज के टाइम पर भी कन्फ्लिक्ट जो हैं वो काज करते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, और कोल्ड वार कब तक चलता रहा? टिल 1991, जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था। क्लियर है? तो अब हम लोगों को ये पता करना है कि हम लोगों को लगता था कि कोल्ड वार के टाइम पर ही टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो चल रहे थे, लेकिन क्या कोल्ड वार के बाद ये टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो कम हो गए? ऐसा नहीं हुआ। पोस्ट वार के बाद भी कुछ टेंशन्स और कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो प्रिवेल कर रहे थे, जो कि हम लोग को कुछ रीजन्स में देखने को मिलते हैं, कुछ एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हो कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी से भी बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी थी, बांग्लादेश की बात करी थी, नेपाल की बात कर चुके हैं, श्रीलंका की बात हो रही है। ठीक है, वो भी हो चुकी। देन अब यहाँ पर बताया गया कुछ और कन्फ्लिक्ट्स भी थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक प्लेस बन चुका है, और जिनका हम लोग बोल सकते हैं जिनका रीजन इंडिया के रीजन के साथ मिलता जुलता है, और कन्फ्लिक्ट में दोनों नेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं मोस्टली। क्लियर है? देन यहाँ पर बताया गया कि सबसे साइलेंट और क्रूशल कन्फ्लिक्ट जो देखा जाता है दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो आए दिन न्यूज़ में भी रहते हैं, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन कब हुआ? ड्यूरिंग 1947 में। ये जो दो कंट्रीज़ थी, तब से इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट जो है, टेंशन्स जो हैं वो चल ही रही हैं। रीज़न क्या है? जो कश्मीर इशू है इन दोनों के बीच में। पाकिस्तान का दावा है कि कश्मीर जो है वो किसका पार्ट है? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पार्ट है, पाकिस्तान का की ही सरजमी है वो, और उसी की वजह से वॉर्स जो थी वो भी कंडक्ट करवाई गई। लड़ाई भी हुई थी। कब हुई थी? 1947-48 में, 1965 में हुई थी। लेकिन 1965 में ये जो लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी, उसका मैटर जो था वो कश्मीर रीज़न ही था, जो कि बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, उसको सेटल नहीं कर पाए। 1947-48 में जो वॉर हुई, जो लड़ाई हुई, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि दोनों प्रोविंसेस जो थे, दोनों नेशंस जो थे वो लड़े थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो कि एक पार्ट जो था वो इंडिया से अलग हो गया। जम्मू कश्मीर का ही एक रीजन था जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो कि कश्मीर का रीजन है, उसको क्या कर दिया गया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने दावा बोल दिया था। और 1971 में क्या हुआ? एक लड़ाई होती है किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इशू वही था कश्मीर, जो कि उस टाइम पर इंडिया ने जीत लिया। रशिया ने इंडिया की हेल्प करी, पाकिस्तान की यूएसएसआर ने हेल्प करी। तो इंडिया यूएसएसआर की हेल्प से क्या कर चुका था? जीत गया था इस लड़ाई को। लेकिन जो उनका मेन इशू था कश्मीर मुद्दा, वो उस टाइम पर भी अनसेटल्ड ही रहा। अब इंडिया का ये जो कन्फ्लिक्ट था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उनका ये इशू बहुत देर से चल रहा है, और आई थिंक नेक्स्ट भी चलता ही रहेगा। उनका कुछ ये स्ट्रैटेजिक इशू था, जैसे कि ग्लेशियर सचिन जो हैं उनको क्या करना है? उनके ऊपर कंट्रोल करना है, आर्म्स ज़्यादा एक्वायर करनी है, अपने पास आर्म्स ज़्यादा रखनी है। इन दोनों नेशंस के बीच में
आर्म्स रेस जो कि कोल्ड वार के टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रही थी, किसके पास वेपन ज़्यादा हैं, उसके पास मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, तो मुझे भी बनाने हैं, मुझे उससे ज़्यादा सुपर पावर बनना है, मतलब मुझे उससे ज़्यादा पावरफुल बनना है। तो सेम केस इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है। क्लियर है? अब ये जो दो नेशंस हैं वो न्यू करेक्टर्स ही हैं। दोनों स्टेट्स जो हैं आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, चाहे तो डिलीवर भी कर सकती हैं। और इवन इन दोनों ने 1990s में एक दूसरे के खिलाफ, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट इन्होंने मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ भी किया था। ठीक है। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था वो कंडक्ट करा, कहाँ पे? पोखरन में। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिस्पोंड किया कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने कहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग करी? चिंग्याई हिल्स में उन्होंने टेस्टिंग करी। देन इंडिया और पाकिस्तान जो थे उन्होंने मिलिट्री रिलेशनशिप बनाया एक, जिससे कि वो डायरेक्ट और फुल स्केल वार को क्या कर सकें? डिक्लाइन कर सकें, उसके चांसेस को रिड्यूस कर सके, कम कर सके, कि हम लोग फुल स्केल वार जो है वो नहीं होने देंगे। क्लियर है? लेकिन दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर उनको डाउट ही रहता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ब्लेम करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो क्या करता है, उसने एक ऐसा सिस्टम चलाया हुआ है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है जो लोग की वायलेंस जो है वो करवाता रहता है। मतलब जितनी भी इंडिया में ब्लडशेड होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब पाकिस्तान है, जो कि कश्मीरी पॉपुलेशन को मिलिटेंसी के लिए अग्रसर करता है, मिलिटेंट्स बनाता है, उनको आर्म्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा भी देता है, और उनको प्रोटेक्ट करके भी रखता है ताकि वो टेररिस्ट स्ट्राइक्स जो है वो इंडिया के खिलाफ कर सके। क्लियर है? देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये बिलीव करते कि पाकिस्तानी जो हैं वो उनको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रो खालिस्तान मिलिटेंट्स जो हैं वो क्या कर सकें? हथियार और इम्यूनाइजेशंस लेकर कहाँ पर आ सकें? मतलब 1985 और 1995 के बीच में जो मिलिटेंट्स प्रो खालिस्तान की उन्होंने जो डिमांड करी थी, वेपन्स लेके वो घुस गए थे, तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसका हाथ था? पाकिस्तान का हाथ था। और उनकी जो स्पाई एजेंसी है जिसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको आईएसआई कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया कंपेन्स करता है। मतलब इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ से वो मतलब स्पाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लाइक बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता रहता है रिलेटेड टू इंडिया। क्लियर है? देन उसके बाद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बी टर्न में ब्लेम करती है इंडियन गवर्नमेंट को कि उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल, कन्फ्लिक्ट्स, टेंशन्स जो है वो अराइज हो रहे हैं ड्यू टू इंडियन गवर्नेंस। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान जो हैं उनके बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग बोल सकते हैं अननेसेसरी उनमें प्रॉब्लम्स हैं, लाइक रिवर वाटर्स हो गया। ठीक है। जो मतलब ये रिवर का वाटर जो है वो फ्लो होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एज़ यू नो दैट कि 2016, 17, 18, 19, इवन 2020 में भी आप लोगों ने 19 में तो ऑलमोस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ देखने को मिले होंगे जब उन्होंने पुलवामा अटैक करवाया था। आफ्टर दैट हम लोग बोल सकते हैं कि जब एयर स्ट्राइक हुई, देन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ से जो कमर्शियल साथ में जो फूड वगैरह जो मतलब भेजी जाती थी यहाँ से पाकिस्तान में, वो बिल्कुल बंद कर दिया था, ट्रेड बंद कर दिया था। तो उसकी वजह से आप लोगों ने मोस्टली ये न्यूज़ डेली देखते ही रहे होंगे। तो 1960s में देखा गया ये एक आर्गूमेंट हुआ जिसमें देखा गया इंडस रिवर का जो मतलब इंडस बेसिन जो मतलब रिवर था उसका जो वाटर था उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया कहीं ना कहीं। देन उसके बाद 1960s के बाद देखा गया वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन करवाई। कौन सी ट्रीटी थी वो? इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो उसमें ये बताया गया कि आप लोग जितने भी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स होंगे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में
उनको डिस्कस करा गया था कि आप लोग आने वाले टाइम में इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लोगे जिससे कि दोनों नेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के टाइम पर भी इन दोनों के बीच में माइनर डिफरेंसेस जो हैं वो चलते रहते हैं, दोनों के बीच में आए दिन इंटरप्रिटेशंस होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। इवन आप लोग देख सकते हो अभी कुछ दिनों लास्ट वीक ही नौशहरा सेक्टर जो है वहाँ पर मतलब सीज़ फायर वायलेशन होती रहती है, लाइक कश्मीर में हो गया, वहाँ पर भी ये सब चलता रहता है। देन जितना भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सीज़ फायर वायलेशन जो है वो कंडक्ट कराई जाती हैं। तो देन यहाँ पर बताया गया दोनों कंट्रीज़ जो थी, अब उन्होंने कहा ये जो रन ऑफ कच्छ है, जो सर्किट है, वहाँ के लिए डिमार्केशन करने के लिए कि एक एक्चुअल लाइन होनी चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि रन ऑफ कच्छ जो है वो किसका एरिया है, क्योंकि वो भी एक बॉर्डर एरिया है जो कि गुजरात स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये डिस्प्यूट जो अभी तो माइनर है लेकिन आने वाले टाइम में ये चिंता का विषय बन सकता है अगर इसको अभी सेटल नहीं किया गया तो। ठीक है, तो अभी वहाँ उस एरिया के जो भी रिसोर्सेज हैं, सी रिसोर्सेज स्पेशली, तो कहीं ना कहीं वो उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया ने उस पर बोला कि ये हम मेरी रेंज है, मुझे यहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी क्लेम करे कि वो मेरा एरिया है ना। इसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम का जो है एक इशू सर क्रैक जो है वो मेन रीज़न बन सकता है, लाइक कश्मीर के जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान जो हैं उनके बीच में आए दिन निगोसिएशंस होती रहती हैं कुछ इश्यूज़ को लेकर, लेकिन आज दिन तक कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसको टोटली सेटल कर दिया गया हो और फर्दर उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग, अच्छे रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन किए जा सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है सो प्लीज़ आस्क मी एनी टाइम। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।